हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी को हिंदी का पेपर सेम ऐसा ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो में पूरा का पूरा मैं फुल सोल्यूशन इसका बताने वाला हूं। अगर वीडियो पूरा देख लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में आप आराम से 90 से लेकर 95 नंबर ला सकते हो। ठीक है, पूरा वीडियो देखना और वीडियो को पूरा सोल्यूशन वॉच कर लेना, पूरा याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूरा कर लेते हो तो 95% लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज वीडियो में पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों को आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये जो पेपर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का है, 70 नंबर का ये पेपर है। और इसको हल करने के लिए आपके पास समय कितने हैं? 3 घंटे 15 मिनट का समय है आप लोगों के पास। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 15 मिनट आप परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में, खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आप OMR शीट पे नीले अथवा काले बाल पॉइंट से रंगोगे उसको। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है, मतलब एक प्रश्न 1 अंक है। कह रहा है कि OMR शीट पर अगर एक बार उत्तर अंकित किए करने के बाद अगर एक बार आपने जो रंग दिया, फिर उसे व्हाइटनर और इरेजर द्वारा मिटाना नहीं है। जो रंग दिया उससे रंग दिया। फिर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। मेरे प्यारों, जो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड अ, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि कितने नंबर के? 20 नंबर के हैं। 20 ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए मेरे प्यारों, जो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के लेखक हैं। पहले का सी जो है मेरे प्यारों, जो राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। तो दूसरे का ए जो है उसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल युग की समय अवधि है? तो शुक्ल युग की समय 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। तो बी वाला जो है वो सही होगा। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो वही मधुशाला की अगर हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। 8वां प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें आगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल सन 1843 से लेकर अब तक जो काल माना जाता है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम किस युग के कवि मेरे प्यारे बच्चों? रीतिकाल युग के कवि हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों हास्य होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बरावा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सल पर आतप परियो प्रकाश। कह रहा है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल कितने? 4 चरण होते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो आ शब्द का। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। 16वां प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास है। सी वाला ऑप्शन। आंसू का तत्सम रूप है? तो आंसू का तत्सम रूप मेरे प्यारे बच्चों अछू होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां है कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ता की प्रधानता होती है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है? ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, मतलब चारों ऑप्शन में सर्वनाम क्या है? वह जो है सर्वनाम। तो ये तो आप लोगों के खंड अ थे, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, दो की मैंने बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को बता दिया बहुत कम समय में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों का खंड ब स्टार्ट होता है। खंड ब मतलब वर्णनात्मक प्रश्न कितने नंबर का? 50 नंबर का स्टार्ट होता है। ठीक है, 50 नंबर का खंड ब यहाँ पे स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, सबसे पहले दिया है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। इसमें अथवा करके भी दिया है, पहले का अथवा, या तो आप पहला वाला करो या तो आप यह दूसरा वाला करो।
ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना है, तो हम पहला वाला करेंगे, ये वाला कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको दिया है गद्यांश यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ तक पढ़ लेना इसको। गद्यांश देने के बाद मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न दिया नीचे। पहला दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखो हम लोग पहले लिखेंगे कैसे, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या पहला लिखेंगे, वो भी यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गद्य। कौन सा गद्य है कि यह कोई बात नहीं, इसकी फर्स्ट लाइन लिखेंगे और लास्ट में क्या है, की ओर देखता था, तो की ओर देखता था, कि ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि कौन सा गद्य किया है। इसके बाद देखो पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। यह हुआ संदर्भ, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका हमें व्याख्या देखना है, तो व्याख्या किस कदर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे और लिखोगे, शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां जो हैं समान हों, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत जो है नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। यह है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो एक प्रश्न और दिया है, तीसरा वाला कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर आकर्षित हुए थे। क्लियर है। चलो ये पहला प्रश्न जो मेरे प्यारों 6 नंबर का हमने क्लियर कर रखा। अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि दिए गए पद्यांश आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये भी प्रश्न 6 नंबर वाला है। चलो मैं ये करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। ठीक है, अब ये पद्यांश दिया हुआ है, इसके नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, और ये देखो चरण कमल बंदो और लास्ट का बंदो ती पाई हमने लिख दिया, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कौन सा हमने पद किया है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग संदर्भ, लिखेंगे कि यह पद जो है श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह हुआ संदर्भ। इतना याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें क्या होता है कि प्रसंग भी लिखना पड़ता है पद में। तो प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि किसके बारे में, मतलब कौन सी कहानी के बारे में जिक्र किया गया है उस पद्यांश में, उसी को हम लोग प्रसंग बोलते हैं। तो प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या। इसका जो दूसरा पॉइंट है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां तक रेखांकित अंश है कि बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धरा, इसका हमें व्याख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग हमने डाला है और लिखा है कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा जो होता है पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर जो है अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। बस इतना ही व्याख्या है जहां तक अंडरलाइन किया गया था। इसके बाद एक प्रश्न और है नीचे कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो हम लोग लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, बस सिंपल। लो भाई दूसरा प्रश्न भी हो गया। अथवा करके एक प्रश्न और दिया था, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एक ही प्रश्न करना था। ठीक है, चलो
यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। अब ये प्रश्न 5 नंबर का है। ठीक है, अब इसे नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। ये पहला वाला हम लोग करने वाले हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। ठीक है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषण भाषाच्य केंद्र मस्ती। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, उसमें पहली हेडिंग आपकी रहेगी संदर्भ। क्या रहेगी? संदर्भ। लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है संस्कृत खंड के। वहीं प्रसंग की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। तो संदर्भ के नीचे हमने क्या लिख दिया? प्रसंग लिख दिया। अब उसका अनुवाद देख लो, क्योंकि अनुवाद भी करना था ना। किसका अनुवाद करना था ये वाला एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा। इसका हम लोग करने वाले हैं अनुवाद। संदर्भ हमने बता दिया, प्रसंग हमने बता दिया, अब इसका अनुवाद लिखेंगे कैसे। तो अनुवाद देखो कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। अनुवाद लिखोगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया। बस इतना ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हो गया क्लियर। अब आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। यह प्रश्न 5 नंबर का है। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न दिया है, एक यह वाला और अथवा करके एक यह वाला दिया है। लेकिन इस बार हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम सोचे कि नीचे वाला कुछ अथवा वाला भी करके मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो यह वाला अथवा वाला करने वाले हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब ये करने वाले हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे। हेडिंग आपकी रहेगी प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का अथवा। इसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, अनुवाद। तो संदर्भ में किस कदर लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है, मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अब इसका अनुवाद करने वाले हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अनुवाद करेंगे तो कैसे निकलेगा अनुवाद हिंदी में कि सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। यह अनुवाद है इसका। ठीक है, नोट कर लो। चलिए 5वां प्रश्न देखिए क्या है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है खंड काव्य पूछ दिया 3 नंबर के लिए। अब यहाँ खंड काव्य बहुत सारे मेरे प्यारों चो मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुभाष है। बात करें तो मातृभूमि है, कर्ण है, कर्मवीर है, तुमुल है। अब इतने सारे हैं। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है, जिला वाइज जाता है। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वही आप लिख सकते हो। दूसरा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो जाके क्वेश्चन बैंक से किताब मिला लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, अगर पूजा आता है कि जय सुभाष आता है कि मातृभूमि आता है कि मुक्ति दूत आता है, जो भी आता है उसी को याद कर लेना, एग्जाम में वही लिख देना, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इसलिए मैं नहीं बताया हूं क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग आता है, तो मैं कितना बताऊंगा। मैं अपना देख लेना, 3 नंबर मिल जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क। 6 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और एक ऐसा जीवन परिचय कि जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और उसे आप आसानी से याद करके एग्जाम में लिख सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान बताने वाला हूँ। देखिए आप पहले हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क। फिर आप तीसरा का लिख रहे हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तीसरा हेडिंग डालना है। पहली बात कि जन्म यहाँ पर लिखना है कि 1884 में जन्म हुआ था। और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1941 में मृत्यु हुआ था। पहले जन्म और मृत्यु लिख लो, इसके बाद नीचे हेडिंग डालना जीवन परिचय और लिखना प्रारंभ करना। कैसे लिखना है जीवन परिचय देखो। सबसे पहले लिखना
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम जो था विभासी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है। उन्होंने साहित्य के प्रति उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका जो था वो स्वर्गवास हो गया। रचना एक ही पूछा था लेकिन मैं 3 रचना बताने वाला हूँ। हिंदी शब्द सागर, आनंद कदम्बिनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। 3 हमने बता दिया। अब देखो एक ही पेज में जीवन परिचय खत्म, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो 6 का क हो गया ना, 5 नंबर कंप्लीट आप लोगों का। 6 का ख देखो, 6 का ख क्या है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है। 5 नंबर। अब एक कवि का जीवन परिचय, पहला गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सुमित्रानंद पंत, तीसरा महाकवि सूरदास। मैं आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बता देता हूँ, बहुत सिंपल, ताकि 5 नंबर आप लोगों का क्लियर हो सके। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 6 का ख, उसमें हम लोग पहला कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। जन्म लिखेंगे 1532 में, मृत्यु लिखेंगे 1632 में। अब यहाँ पे जीवन परिचय डालेंगे, लिखेंगे कि तुलसीदास का जन्म जो था वो सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म जो था वो एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम जो था वो आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता। तुलसीदास का विवाह जो था वो दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। ठीक है। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसी भी आधी रात को आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि लाज न आई आपको, दौरे आए हूं साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1632 ईस्वी में इनका जो था वो स्वर्गवास हो गया। रचनाएं की अगर हम बात करें तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं, एक ही रचना लिखना है लेकिन देखो मैं कितना रचना बता दिया इसमें। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि बहुत सारी रचनाएं हमने बता दिया इसमें। बस कंप्लीट हो गया, 5 नंबर मिल गया आपको। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर के लिए। तो देखो हमने एक श्लोक लिखा जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, वो अलग से लिखा है। देखो कौन, कि बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। बात खत्म। प्रश्न उत्तर संख्या 7वां है, हमने श्लोक लिख लिया। यहां से 2 नंबर क्लियर हो गया। देखिए मेरे प्यारों, जो प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 नंबर का। पहला है भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति और दूसरा है पुरुराजा का आसित, तीसरा है चंद्रशेखर का आसित, चौथा है वीर केन पूजे थे। 4 दिया है ना, 4 में से कोई 2 ही करना है। तो एक में दूसरा वाला बता देता हूँ, एक चौथा वाला बता देता हूँ। पहला क्या, दूसरा क्या है, पुरुराजा का आसित। तो इसका लिखोगे, देखो प्रश्न उत्तर संख्या पहले 8वां हेडिंग डालोगे, उसमें दूसरा लिखोगे पुरुराजा एक भारत वीर आसित, और एक चौथा था वीर केन पूजे थे, तो इसको लिखेंगे वीर विन पूजे थे। आराम से हम लोगों का यहाँ पे मेरे प्यारों 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोगों को बताना। 2 नंबर, एक एक नंबर के हिसाब से 2 नंबर मिल जाएगा। अब आओ आगे। अगला मेरे प्यारों, जो प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि, चौथा है नारी शक्तिकरण। ठीक है। अब मेरे प्यारों बच्चों, इसमें हम लोग पर्यावरण संरक्षण के उपाय जो है मेरे प्यारों बच्चों, इस पे मैं आप लोगों को निबंध बता देता हूँ। देखो क्या लिखेंगे,
यहाँ पे मेरे प्यारों से हेडिंग डालेंगे सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पहले तो हेडिंग रहेगी प्रश्न उत्तर संख्या 9, उसमें हम लोग पहला कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। और हेडिंग पहली हमारी रहेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद हम लोग लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है परिधन आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि हमारे चारों के वातावरण को संरक्षित करना तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखना। ठीक है। फिर रहेगा पर्यावरण संरक्षण का महत्व, अगली हेडिंग। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जीवों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति जैसे पानी, हवा आदि पर निर्भर है। इसके अलावा हम भोजन, कपड़ा आदि के लिए भी पर्यावरण पर निर्भर हैं। फिर लिखेंगे आगे, पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे हमारा अस्तित्व जो है बना रहे। ठीक है। अगली हेडिंग है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। लिखेंगे चूंकि हमारा पर्यावरण जल, वायु, मृदा आदि से बना है, इसलिए इन सभी घटकों को प्रदूषित से बचाकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय निम्न है। कौन कौन से हैं? जैसे पहला है कि अधिक से अधिक वृक्ष आप लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें, कूड़े कचरों का उचित प्रबंधन करें आप, नदियों तथा झीलों इत्यादि में कूड़ा न डालें, कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल आप करें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निष्कर्ष, अगली हेडिंग क्या रहेगी? निष्कर्ष। पर्यावरण है तो जीवन है। पर्यावरण संरक्षित करना तथा उसका ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी है। जब हर व्यक्ति अपनी ओर से कदम बढ़ाएगा तो बढ़ते प्रदूषण, कचरे तथा बढ़ती आबादी का स्वयं ही उपाय निकल कर आएगा। जो पर्यावरण को संरक्षित करेगा, पर्यावरण इस धरती की सुंदरता है, इसे हरा भरा, स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बनाए रखना ही पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर हो गया? बात खत्म। यहां तक आपको लिखना है, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न 10वां है, जो कि लास्ट प्रश्न है पूरे पेपर का, कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए 4 नंबर के लिए। ठीक है। या तो ये नहीं कर पाते हो तो एक प्रश्न और दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक अधिकार, इससे मतलब एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो मैं आपको पहला वाला बता देता हूँ कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। कैसे लिखोगे? तो प्रश्न उत्तर संख्या 10वां हेडिंग डालोगे और पहली बात तो एड्रेस लिखोगे। ठीक है, आपने एड्रेस लिखोगे अपने फ्रेंड का जहाँ वो रहता है। तो 18/70 मल्लेश्वर बेंगलुरु दिनांक, बस इतना एड्रेस हमने डाल कर दिया। इसके बाद पूरी कहानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिय मित्र मोहन, पर्यटन स्थल की यात्रा पूरी करके आने पर तुम्हारा पत्र मिला, समाचार पाकर खुशी हुई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी आगरा की यात्रा बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रही। आगरा में मुझे ताजमहल की सुंदरता मनमोहक लगी थी, जिसमें कि चांदनी रात में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, मतलब देखने ही बनती है, इतना सुंदर था। वह मुमताज महल की स्मृति में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह संगमरमर का बना हुआ है और इसके किनारे यमुना नदी बहती है। संगमरमर के विशाल चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 गगनचुंबी मीनारें हैं और इस विशाल भवन के बीचों बीच शाहजहां और मुमताज की कब्र है। पूर्णिमा की चांदनी रात में महल के सौंदर्य की ओर, महल की शिल्पकारी देखकर इसके कारीगरों की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता। मित्र, इस बार उम्मीद करता हूं कि तुम अपने माता पिता के साथ इसके सौंदर्य को देखने जाओगे, तभी मेरे इस आनंद का अनुभव कर सकोगे। माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र तुम्हारे अगले पत्र का इंतजार में रहेगा। तुम्हारा दोस्त श्याम,
सेवा में। बस पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को मैंने आप लोगों को हल बता दिया। पूरे के पूरे इस पेपर का हल मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर ये पेपर तैयार हो गया तो 90 से लेके 95 नंबर आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा और हिंदी में बहुत ही बेहतरीन आप नंबर लेकर आने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।